गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, फ्यूचर आईएएस एकेडमी वे टू सक्सेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, कल के अंक में हम लोगों ने एडिटोरियल को डिस्कस किया था और मैं आपको बता दूं कि अभी 2 दिन और यूपीएससी और पीएससी के जो मेंस के लिए जो सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं मैं उसी पर डिस्कस करने वाला हूँ, एडिटोरियल पर डिस्कस करने वाला हूँ। मंडे से आप लोगों को पॉलिटी के आगे मैं कंटिन्यू करूँगा, लेकिन अभी आज शनिवार के दिन मैं आप लोगों से एडिटोरियल डिस्कस करूंगा। 2 बहुत महत्वपूर्ण एडिटोरियल यूपीएससी और पीएससी के लिए मैंने निकाल के एनालिसिस करके रखे हुए हैं, लिख के रखे हुए हैं। तो आज मैं वही एडिटोरियल आपके सामने लाया हूं। पहले एडिटोरियल का नाम है बैंकों का संकट। आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि सुनने से ज़्यादा किसी चीज़, अगर आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं किसी चीज़ को तो वो चीज़ आपको बहुत अच्छे से तैयार हो जाती है। लेकिन बहुत ध्यान से सुनिएगा, एडिटोरियल के मुख्य बिंदुओं को आप लोग नोट करते चलिएगा। तो जाइए देर न करते हुए शुरू करते हैं बैंकों के संकट के इस आलेख को। रिजर्व बैंक ने व्यावसायिक बैंकों की बिगड़ती हालत पर गुजरे शुक्रवार को जो रिपोर्ट जारी की वह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि आने वाला समय बैंकों के लिए बहुत ही संकट और चुनौती भरा है। केंद्रीय बैंक की वित्तीय स्थायित्व रिपोर्ट एफएसआर में साफ कहा गया है कि बैंकों के सामने इस वक्त सबसे बड़ा खतरा कर्जों के डूबने का है। इसमें कोई संदेह नहीं कि कोरोना महामारी ने देश की अर्थव्यवस्था को जिस तरह से चौपट किया है उसका प्रभाव वित्तीय और बैंकिंग क्षेत्र सहित अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र पर पड़ा है। भारत के ज़्यादातर बड़े छोटे सहकारी बैंक पहले से ही एनपीए के बोझ से कराह रहे हैं और किसी के पास इसका कोई समाधान नहीं है, सिवाय इसके कि बैंकों को संकट से उबारने के लिए सरकार बार बार बैंकिंग क्षेत्र में पैसे डालती रही है। ऐसे में रिजर्व बैंक की रिपोर्ट जिस खतरे की ओर इशारा कर रही है वह वाकई गंभीर है। केंद्रीय बैंक की रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि बैंकों के फंसे कर्ज का स्तर इस वित्त वर्ष में 12.5% तक पहुंच सकता है और अगर बेकाबू हुए तो एनपीए 14.5% को भी पार कर जाएगा। पिछले वित्त वर्ष में यह 8.5% था। कोरोना महामारी ने सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का भट्ठा बैठा दिया है। 3 महीने की पूर्णबंदी से लाखों उद्योग धंधे बंद हो गए। अर्थव्यवस्था की जान मान जाने वाले टोटल विमानन, रियल इस्टेट और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों को भारी धक्का लगा है। निजी क्षेत्र में लाखों लोगों की नौकरियां चली गई हैं और वेतन कटौती जैसे कदम ने भी बड़े बड़े लोगों के पसीने छुड़ा दिए हैं। ऐसे में पूर्णबंदी के ख़त्म होने के बाद अब सबसे बड़ा संकट यही बना हुआ है कि बंद कारोबार दोबारा चालू कैसे हो। बाज़ार में नकदी का प्रवाह एकदम ठहर सा गया है। बैंकों की हालिया समस्या भी यहीं से शुरू हुई। जो कर्ज पहले दे रखे थे उनकी वसूली रुक गई। मकान, वाहन, शिक्षा और कारोबार आदि के लिए दिए गए कर्जों की वसूली अब अनिश्चितता के भंवर में फंस गई है। भारत की अर्थव्यवस्था पहले से ही मंदी का सामना कर रही थी। रही सही कसर कोरोना महामारी ने पूरी कर दी। कृषि क्षेत्र को छोड़ दें तो अर्थव्यवस्था के सभी प्रमुख क्षेत्रों जैसे विनिर्माण, निर्माण, बिजली, इस्पात, सेवा क्षेत्र आदि की स्थिति बहुत खराब है। इसीलिए बैंक चाह कर भी एनपीए को बढ़ने से रोक नहीं पाएंगे। अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए सरकार और रिजर्व बैंक ने कई कदम उठाए हैं। बाजार में नकदी का प्रवाह बढ़ाने के लिए केंद्रीय बैंक ने पिछले 6 महीने में कई बार नीतिगत दरों में कटौती की। इसके अलावा कोविड संकट से निपटने के लिए सरकार ने करीब 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज दिए। केंद्रीय बैंक और सरकार ने कारोबारियों को कर्ज देने के लिए व्यावसायिक बैंकों पर दबाव भी बनाया है। बैंकों के एनपीए संकट को हल्के में इसलिए नहीं लिया जा सकता क्योंकि इसकी परिणति बैंकों के डूबने के रूप में सामने आती है और इस दुष्चक्र में खाताधारक ही मारे जाते हैं। लेकिन यह भी बड़ा सवाल है कि अगर कर्ज देने वाले ही डूबते कर्ज के बोझ से दबते जाएंगे तो बैंकिंग व्यवस्था कैसे चल पाएगी, और बैंक कर्ज देने का जोखिम नहीं लेंगे तो कारोबार कैसे करेंगे। इसलिए कर्ज की वसूली और कर्ज देने के जोखिम के बीच रास्ता निकालते हुए संतुलन तो बनाना होगा। मित्रों, मौके पर कोरोना महामारी के संकट से पूरा विश्व जूझ रहा है और भारत जो विश्व की अर्थव्यवस्था में एक अच्छे पटल पर स्थापित करने को अपने आप को स्थापित कर रहा था, बल्कि कर चुका था, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से इसकी जो साख को धक्का लगा है उससे हर एक व्यक्ति, हर एक वर्ग प्रभावित हुआ है। तो बैंकों के जो ऋणदाता थे, जिन्होंने बैंकों से ऋण लिया था, कोरोना महामारी की वजह से उनके उद्योग धंधे चौपट हो गए हैं। वो लिए हुए ऋण को वापस कैसे करें, यही बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो क्या आप लोग इसके बारे में लिख के मुझे सूचित करेंगे कि बैंकों का संकट
को कैसे उबारा जाए, दोबारा उद्योग धंधों को रास्ते पर कैसे लाया जाए, दोबारा भारत को विकास के पथ पर कैसे अग्रसर किया जाए। इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लिखने का प्रयास करिए। यूपीएससी और पीएससी मेंस के बच्चे जो मेंस राइटिंग करना चाहते हैं वो इसके बारे में लिखकर मेरे व्हाट्सएप नंबर मुझे सेंड करें। मित्रों, मैं अगला टॉपिक पढ़ूंगा विदेशी निवेश, दशा और दिशा। कोविड-19 के आने के बाद जो लोगों का मानना है, सबसे ज़्यादा जो गुस्सा है हर देश का, वो चीन के ऊपर निकल रहा है। बड़ी से बड़ी कंपनियां, यहाँ तक कि एक कंपनी है मोबाइल की लावा, वो भी अपना सारा बिजनेस चाइना से बंद करके भारत की तरफ अग्रसर होना चाहती है। जर्मनी की एक फुटवेयर कंपनी है, वो भी अपना सारा निवेश चाइना से हटाकर भारत के शहर आगरा में स्थापित करना चाहती है। ऐसे समय में पूरे विश्व का चीन के ऊपर गुस्सा होना लाजमी सी बात है, क्योंकि ये वायरस की उत्पत्ति कहीं ना कहीं चाइना से ही मानी जा रही है। और आज इस वायरस की वजह से अगर पूरा विश्व जूझ रहा है तो उसमें चीन का बहुत बड़ा हाथ है। तो मौके पे विदेशी निवेश बहुत प्रभावित हुआ है, और उसकी दशा और दिशा क्या है इसके बारे में एनालिसिस करके मैं आप लोगों तक प्रस्तुत कर रहा हूँ ये आलेख। तो देर न करते हुए स्टार्ट कर रहा हूँ। कोविड-19 के बाद की आर्थिक दुनिया की तस्वीर कैसी होगी, रेटिंग एजेंसी नोमुरा ने इसकी तस्वीर पेश की है। कोविड-19 के बाद की दुनिया शीर्षक से प्रकाशित रिपोर्ट में कहा गया है कि इस वक्त चीन के प्रति दुनिया के बाकी देशों में जो नफरत पैदा हो गई है, उसका पहला असर यह होगा कि चीन से वैश्विक निवेश का कुछ हिस्सा बाहर निकलेगा। चीन से निकलने वाले इस निवेश का ज़्यादा प्रवाह एशियाई देशों की ओर होगा, और भारत ऐसे निवेश को प्राप्त करने वाला सबसे बड़ा लाभार्थी देश बन सकता है। गौरतलब है कि इन दिनों अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ साथ दुनिया के विकसित देशों के राष्ट्र प्रमुख चीन पर अपने देशों की कंपनियों की निर्भरता खत्म करने के अगुआ बन गए हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, जापान सहित कई देशों ने अपनी कंपनियों को चीन से निकालने की कवायद शुरू कर दी है। पिछले दिनों विभिन्न वैश्विक संगठनों की रिपोर्ट में से एक बात निकल कर आई है कि चीन में कार्यरत कई देशों की 1000 से अधिक दिग्गज कंपनियां अपना बहुत कुछ निवेश समेटकर और उत्पादन बंद कर भारत का रुख करना चाहती हैं। जर्मनी की फुटवेयर निर्माता कंपनी कासा एवर्ज GmbH के निदेशक मंडल ने घोषणा की है कि वह अपनी इकाई चीन से निकालकर भारत के शहर आगरा में स्थापित करेगा। यह इकाई करीब 110 करोड़ रुपए के निवेश से शुरू की जाएगी। इसी तरह लावा इंटरनेशनल ने भी चीन में कार्यरत अपने कारोबार को भारत में स्थानांतरित करने का ऐलान कर दिया है। निसंदेह कोविड-19 के कारण दुनिया भर में चीन के प्रति बढ़ती नाराज़गी के बीच भारत ने कोरोना से लड़ाई में सबके प्रति सहयोग पूर्ण रवैया अपनाकर पूरी दुनिया में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाई है। ऐसे में भारत ने वैश्विक निवेश, कारोबार और निर्यात बढ़ने की नई संभावनाओं को साकार करने के लिए प्रोत्साहन और सुविधाओं की रणनीति तैयार की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए हापलांग एंड प्ले आए और काम शुरू करें मॉडल को साकार करने के मद्देनज़र उद्योगों के लिए बुनियादी ढांचे को उन्नत बनाने के लिए मॉडिफाइड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन सब स्कीम MIIUS में बदलाव करने और विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज में गैर उपयोगी खाली पड़ी ज़मीन का इस्तेमाल करने के संकेत दिए हैं। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि चीन से बाहर निकलने वाली वैश्विक कंपनियों को भारत में काम शुरू करने के लिए सब कुछ तैयार मिलेगा और उद्योग सीधे उत्पादन शुरू करने की स्थिति में होगा। नई रणनीति के तहत सरकार ने देश में वैश्विक निवेश और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 10 बड़े क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें बिजली, दवा, चिकित्सा उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक सामान, भारी मशीन निर्माण, सौर उपकरण, चमड़ा उत्पाद, खाद्य प्रसंस्करण, रसायन और कपड़ा उद्योग शामिल है। कई आर्थिक मापदंड पर भारत अभी भी चीन से आगे है। भारत दवा निर्माण, रसायन निर्माण और जैव तकनीक के क्षेत्र में सबसे तेज उभरता हुआ देश भी है। भारत की श्रम शक्ति और लागत का एक सकारात्मक पक्ष यह है कि भारत में श्रम लागत चीन की तुलना में सस्ता है। भारत के पास तकनीकी और पेशेवर प्रतिभाओं की भी कमी नहीं है। भारत के पास 35 साल से कम उम्र की दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है। ये सब विशेषताएं भारत को चीन से निकलने वाले निवेश और कारोबार के मद्देनज़र दूसरे देशों की तुलना में अधिक उपयुक्त और आकर्षक बनाती हैं। इसके अलावा सरकार ने आर्थिक सुधारों को तेज़ी से बढ़ाया है, वाणिज्य व्यापार के क्षेत्र में सुधार किए हैं, निर्यात बढ़ाने और करों व ब्याज दरों में बदलाव जैसे अनेक क्षेत्रों में रणनीतिक कदम उठाए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में बुनियादी ढांचा विकसित करने का काम भी तेज किया है। उत्पादकों और श्रमिकों को हितों को देखते हुए श्रम कानूनों में संशोधन किए गए हैं। निवेश और विनिवेश के नियमों में परिवर्तन भी किए गए हैं। पिछले साल सितंबर में कारपोरेट कर में भारी कटौती भी इसी दिशा में बड़ा कदम था। ऐसे वक्त में जब कोरोना की वजह से भारत के लिए वैश्विक निवेश, वैश्विक निर्यात और दुनिया का नया कारखाना बनने की प्रबल संभावनाएं बन रही हैं, तब इन्हें साकार करने के लिए हमें शोध, नवाचार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के मापदंडों पर आगे बढ़ना होगा। अर्थव्यवस्था के
डिजिटलीकरण की रफ्तार तेज करनी होगी। सरकार को निर्यात प्रोत्साहन के लिए और अधिक कारगर कदम उठाने होंगे। इसमें विनिर्माण क्षेत्र की अहम भूमिका सुनिश्चित करनी होगी। बुनियादी संरचना में व्याप्त अकुशलता एवं भ्रष्टाचार पर नियंत्रण कर अपने उत्पादों की उत्पादन लागत कम करनी होगी। देश के उद्योग व्यवसाय में कौशल प्रशिक्षित युवाओं की मांग और आपूर्ति में लगातार बढ़ता अंतर दूर करना होगा। इसके अलावा भारत आपूर्ति श्रृंखला की सुविधा और अन्य पूरक बुनियादी ढांचे की क्षमता भी बढ़ानी होगी। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने के साथ सबसे ज़्यादा जोर देश से निर्यात बढ़ावा देने पर देना होगा। देश में करीब 250 विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज के तहत 5000 से ज़्यादा औद्योगिक इकाइयाँ काम कर रही हैं। सेज में करीब 5.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। पिछले वित्त वर्ष 2019-20 में सेज इकाइयों से करीब 7.85 लाख करोड़ रुपए का निर्यात किया गया था। विभिन्न अध्ययन रिपोर्टों में पाया गया कि सेज से निर्यात बढ़ाने के लक्ष्य की प्राप्ति संतोषजनक नहीं है। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में जितने सेज हैं उनमें आधे से अधिक बेकार पड़े हैं और निर्यात बढ़ाने में उपयोगी साबित नहीं हो पाए हैं। ऐसे में सेज को प्रभावी बनाकर वैश्विक कंपनियों को सेज की सुविधाओं से लाभान्वित कर दवाओं सहित कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा, ज्वेलरी, चमड़ा और उसके उत्पाद, कालीन और मशीनी उत्पाद जैसे कई वस्तुओं के निर्यात की संभावनाएं साकार की जा सकती हैं। इसी तरह वैश्विक निवेश को आकर्षित करने के लिए भी बंदरगाहों के आसपास तटीय आर्थिक क्षेत्र CEZ की स्थापना को मूर्त रूप देने की ज़रूरत है। कई रिपोर्टों में यह पाया गया है कि सेज के उत्पादन को किसी नज़दीकी बंदरगाह तक ले जाने में बड़ी समस्या आती है। ऐसे में यदि देश के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर 2-2, 3-3 तटीय आर्थिक क्षेत्रों को उपयुक्त बुनियादी ढांचे के साथ विकसित किया जाए तो इससे आपूर्ति की समस्या काफ़ी सीमा तक दूर हो सकती है। इससे विदेशों से कच्चे माल के आयात और तैयार माल के निर्यात में आसानी हो सकती है। विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए सरकार ने कोविड-19 के बीच सरकार ने उत्पादकता संबद्ध प्रोत्साहन योजना PLI, इलेक्ट्रॉनिक्स कलपुर्जा एवं सेमीकंडक्टर्स के लिए प्रोत्साहन योजना SPESI, संशोधित इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण संकुल योजना जैसे कई कदम उठाए हैं। इससे भी कोविड-19 की वजह से चीन के प्रति बढ़ती हुई वैश्विक नाराजगी के मद्देनजर भारत सरकार की रणनीति ऐसी होनी चाहिए कि विदेशी कंपनियां भी यहां आकर निवेश करें और घरेलू उद्योगों का भी पूरा ध्यान रखा जाए। घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना बिना अपना आत्मनिर्भरता की ओर कैसे बढ़ पाएंगे, यह बड़ा सवाल है। इसीलिए विदेशी निवेश और घरेलू उद्योगों के बीच संतुलन भी जरूरी है, इसकी अनदेखी नहीं होनी चाहिए। मित्रों, सही टोल से ये पता चलता है कि चीन के प्रति जो नाराज़गी पूरे विश्व में व्याप्त है उसका फ़ायदा भारत को मिलने वाला है। जो भी कंपनियां चाइना से अपने बिजनेस प्लान को हटाएंगी वो अगला रुख भारत की ओर कर सकती हैं और जिसका फ़ायदा भारत को मिलेगा। लेकिन अगर ये विदेशी कंपनियां भारत में अपना प्लांट लगाती हैं तो इससे हमारा घरेलू उद्योग बहुत तरीके से हतोत्साहित भी हो सकता है और अगर हम अच्छे से प्लान करें तो प्रोत्साहित भी हो सकता है। तो क्या विदेशी निवेश से हमारे घरेलू उद्योग पर कोई प्रभाव पड़ेगा, हाँ या ना? इसका जवाब क्या होना चाहिए? क्या विदेशी उद्योग प्लांट लगने से घरेलू उद्योग को बढ़ावा मिलेगा या उसका पतन होगा? इसके बारे में आपकी सोच क्या, आपकी राय क्या है? इसके बारे में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लिखकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करें। और मित्रों, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कल मैं फिर एडिटोरियल के अंक को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा और कल का वीडियो मोटिवेशन का होगा जो परसों आपको मिलेगा, जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतजार होता है। मैं किसी ऐसे टॉपिक पर ज्वलंत मुद्दे को लेकर आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।